हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूग की तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो है वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बट कई बार कन्फ्यूजन की वजह से वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं कई लोग। ठीक है, तो देखिए जो वर्णमाला है इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे, बहुत सरल भाषा में जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, इसके मतलब पूरी जानकारी कह सकते हैं कि पूरी डिटेल में हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जो वर्णमाला होती है उसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो अल्फ़ाबेट, और हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी भाषा में इसे वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला क्या होता है इसे जानेंगे। तो देखिए जो वर्णमाला होती है वह एक भाषा की, कोई भी लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होती है। ठीक है, अगर हमें किसी भाषा को लिखना है, बोलना है, उसे सीखना है, तो पहले हमें उसकी जो बेसिक्स हैं उसको सीखना बहुत आवश्यक होगा। अगर हम किसी भी भाषा की जो बेसिक नॉलेज है उसको अच्छे से जानते हैं तो उसे हम बोलने में, लिखने में कोई गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो या कोई और अन्य भाषा हो। ठीक है, तो देखिए जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की जो वर्णमाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पे ये पूरा आज वीडियो होने वाला है, तो वह कैसे हो, मतलब वर्ण कैसे कार्य करते हैं, किसी भी भाषा को बनाने में वो कैसे कार्य करते हैं। तो देखिए जब से पहले हम जानते हैं कि जो भाषा जो होती है वो कहाँ से आती है। तो देखिए जो भाषा होती है, जब हम किसी से कोई शब्द कहते हैं या किसी से पूरा सेंटेंस कहते हैं, तो तब उसके माध्यम से एक भाषा वो बन जाती है। वहाँ पर वो जो वाक्य होता है वह भाषा का रूप ले लेता है। ठीक है, हमने किसी से कोई बात कही, ठीक है, किसी विषय में किसी को जानकारी दी, तो वह एक भाषा के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हम छोटे वर्णों को जोड़ करके फिर उनका एक पूरा वाक्य बना करके फिर वो भाषा में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ उस भाषा को बनाने में पूरी डिटेल क्या होगी इसको हम जानेंगे। तो देखिए जो भाषा की सबसे सार्थक इकाई होती है वो वाक्य होती है। पहले यहाँ से समझेंगे कि वाक्य होता है पहले, क्योंकि अगर हम किसी से कोई बात कह रहे हैं, हमने कहा कि रोहित गाना गा रहा है। ठीक है, तो ये एक पूरा वाक्य हो गया, एक सेंटेंस हो गया ये। ठीक है, और इसको हमने किसी से कहा तो वह किस भाषा में कहा, हिंदी भाषा में कहा, तो ये भाषा को बनाने में एक वाक्य ने कार्य किया। वाक्य कह रहा है कि रोहित गाना गा रहा है, तो वह बात पता चली भाषा के माध्यम से किसी अन्य पर्सन को। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति से हम ये बात कह पा रहे हैं। ठीक है, और वो बात सुन पा रहा है वो व्यक्ति, और उसको समझ पा रहा है भाषण के माध्यम से, क्योंकि उसको भी इस भाषा का जो बेसिक ज्ञान है वो पता है। ठीक है, कि यह क्या कह रहा है। अगर किसी भाषा का ज्ञान ही नहीं हो जो सुनने वाला है, तो उसे भी वो भाषा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिए जो भाषा की सार्थक इकाई है वो वाक्य है, और वाक्य की भी एक छोटी इकाई होती है जिसको कि उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी भी शब्द में बीच में जो शब्द ऐड कर देते हैं, जैसे हो गया कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है किंतु अभी मेरा गला ख़राब है तो मैं नहीं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, ऐसा कोई भी हमने एक सेंटेंस कहा जहाँ पर वो किंतु शब्द आया। ठीक है, वो वहाँ पे वाक्य होगा। ठीक है, या फिर दूसरा एक सेंटेंस ले लेते हैं, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पर एक सेंटेंस है, तो यहाँ पर यदि जो शब्द है वह उपवाक्य में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, यदि, यद्यपि, क्योंकि, इसलिए इत्यादि, तो इस तरीके के शब्द को ही उपवाक्य कहते हैं, जो कि सेंटेंस को जोड़े रखते हैं। ठीक है, एक वाक्यों को जोड़ करके रखता है, उनको उपवाक्य कहा जाता है। अब उपवाक्य से भी छोटी एक इकाई होती है जिसको कहा जाता है पदबंध। ठीक है, अब ये पदबंध क्या होता है, तो देखिए इसमें जो पद शब्द है, ठीक है, पद यहाँ पर देख सकते हैं आप, पदबंध से छोटी इकाई पद होती है। पहले हम पद को ही समझ लेते हैं इसमें, कि पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है, पद यानी कि शब्द होते हैं, कोई भी शब्द। ठीक है, जो हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये जो शब्द होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो इन शब्दों को एक सीक्वेंस में अगर हम लिख रहे हैं या एक सीक्वेंस में बोल रहे हैं तो वो पदबंध बन जाता है। क्या बन जाता है, पदबंध, वहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये पदों को जोड़ करके ही पदबंध बनता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए जो पद है, पद से भी छोटी एक और इकाई होती है जिसको कि अक्षर कहा जाता है, इंग्लिश में सिलेबल उसको कहते हैं। ठीक है, तो पद से छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर होती है। तो अक्षर तो आप सबको पता ही होगा, जो हिंदी वर्णमाला में होता है, म, ग, र, स, प, तो ये सारे क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक है,
अब इन अक्षरों से भी एक बेसिक होता है जो होता है, यानी कि इनसे भी छोटा होता है, अक्षरों से छोटा, तो उसको कहते हैं ध्वनि या वर्ण, या इंग्लिश में उसको लेटर कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ण सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं हम अक्षर की, तो ये होता है। ठीक है, तो इसको समझना है कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि वर्ण क्या चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ पर है, शब्द है, अक्षर है और वर्ण है। ठीक है, तो कोई भी शब्द अगर है जैसे कि कमल, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से अक्षर यूज़ हो रहे हैं, तो वर्णमाला तो आपने सभी ने देखी होगी। तो उसमें अक्षर जो होते हैं, तो कमल जो है वो 3 अक्षर से मिलकर के बना हुआ है, क म ल। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ वर्ण भी कार्य कर रहे होते हैं जो हमें अक्षरों में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब हम उसे वो बोलते हैं, ठीक है, तो वो वर्ण में उसको हम देख पाते हैं। ठीक है, साउंड जो हमारी निकलती है। अब क हम जब बोलते हैं तो क के साथ अ भी मिक्स हो के आ रहा है, म के साथ अ, ल के साथ भी अ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो वर्ण है जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन वो साउंड में हमें बोलते हुए महसूस होंगे, क म ल। ठीक है, तो अ यहाँ पर तीनों ही अक्षरों के बाद में आ रहा है, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर वर्ण। ठीक है, जो यहाँ पर बीच में जो हमें नज़र नहीं आते हैं वो साउंड होती है सिर्फ, उसको वर्ण कहा जाता है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें हम एक उदाहरण और देखेंगे कि विकास जो शब्द है, किसी का नाम हो सकता है, विकास होना, देश का विकास होना है। ठीक है, तो विकास जो शब्द है तो इसमें भी 3 अक्षर कार्य कर रहे हैं, वी का श। ठीक है, इस तरीके से तो इसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे वर्ण में या वर्ण में इसको देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए व के साथ ई आता है, ठीक है, क के साथ आ और सौ के साथ अ। ठीक, वी ई आ रहा है, का आ श आ। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी वर्ण मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, जो हमें लिखने में तो भले ही महसूस नहीं होंगे, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे तो वह साउंड में वो सुनाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे वर्ण। तो इस तरीके से ये वर्ण बनते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये वर्ण से ही जोड़ करके वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट बनती है। ठीक है, तो हिंदी की वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं इसे देखेंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि यानी कि वर्ण, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ये ध्यान रखना है कि अक्षर नहीं आएगा, वहाँ पर वर्ण आएगा। क्या आएगा, वर्ण ऑप्शन होगा, तो वो राइट होगा। ठीक है, अब देखिए वर्ण हो गया और वर्णमाला क्या होगी, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों को जब लिखा जाता है या बोला जाता है तो उसका जो व्यवस्थित समूह है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको भी अगर पढ़ें वर्णों के व्यवस्थित समूह, तो यहाँ पर भी अलग अलग वर्ण यूज़ किए गए हैं। तो इस सेंटेंस को, इस शब्द इस वाक्य को लिखने के लिए भी क्या है, वर्णों का प्रयोग किया गया है। और उन वर्णों के माध्यम से इस पूरी बात को हम समझ पा रहे हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ये बात हो गई वर्णमाला की। ठीक है, अब देखिए इसमें मानक हिंदी वर्णमाला को समझेंगे। तो देखिए हिंदी जो वर्णमाला होती है वह 2 तरह से इसको हम देख सकते हैं, उच्चारण के माध्यम से और लेखन के माध्यम से। ठीक है, उच्चारण का जो आधार होता है, यानी कि जब हम किसी अक्षर को बोल रहे हैं, हिंदी भाषा को बोल रहे हैं और उसमें जो वर्णमाला यूज़ होती है बोलने के माध्यम से, ठीक है, उच्चारण के माध्यम से, तब वहाँ पर 45 वर्ण यूज़ किए जाते हैं। उसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे आगे डिटेल में। और लेखन के आधार पे होते हैं 52। ठीक है, लिखने के लिए 52 होते हैं और बोलने में 45 वर्ण यूज़ होते हैं। ठीक है, लेखन के आधार पे 52 कैसे होंगे, 13 स्वर होंगे, उसमें 35 व्यंजन होंगे और 4 संयुक्त व्यंजन भी होंगे। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं आगे पूरा। पहले स्वर को देखते हैं, तो स्वर देख लीजिए, अ आ ई उ री ए आई ओ औ अंग अह। ठीक है, तो ये हो गए हैं यहाँ पर टोटल स्वर कितने, 13। ठीक है, 13 यहाँ पर स्वर हो गए हैं। तो इसमें से 10 तो हो जाते हैं, क्या कह सकते हैं हम, लिख दिया हमने इनको। ठीक है, लिखने के माध्यम से। ठीक है, लेखन के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको बोलते हैं, इसको इतना पूरा डिटेल में नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, इसको हम सिर्फ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्वर यहाँ पर कुल 13, 10 + 3 री अंग अह के साथ में। ठीक है,
अब इसको व्यंजन व्यंजन देखेंगे तो व्यंजन हो जाता है यहाँ पे कौन कौन से होते हैं इन्हें हम देखेंगे। तो व्यंजन होता है क वर्ग का, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, तो अलग अलग वर्ग के। इसके बाद क वर्ग में कौन से आएंगे, क ख ग घ ण। च वर्ग में आएंगे च छ ज ज य। ट वर्ग में आएंगे ट ठ ड, ठीक है। अब ये वाला ड भी ये कई बार लिखा तो जाता है लेकिन हम इसको बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। लेखन के आधार पर इसको रखा जाता है लेकिन बोलने में हम इसका उच्चारण ड ही कर पाते हैं, ठीक है। फिर ढ ढ ण, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये दो बीच में आपने ये कोष्ठ में देखे तो ये लेखन के आधार पे ही यूज़ किए जाते हैं। तो ट वर्ग में जो ये ड और ढ है तो ये द्विगुणी व्यंजन कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे, द्विगुणी गुण व्यंजन, ठीक है, ड और ढ। ये याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि द्विगुणी व्यंजन कौन से हैं, तो ये ड और ढ है, ठीक है। अब आगे इसमें त वर्ग वाले को समझते हैं कि जो त वर्ग वाले व्यंजन हैं वो हैं त थ द ध न। प वर्ग वाले हैं प फ भ व म। इनमें से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखिए कई बार ये वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन होता है य र ल व, ठीक है। सिर्फ इसमें 4 जो अक्षर हैं तो वह है अंतस्थ, 4 वर्ण य र ल व, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऊष्म व्यंजन पूछा जाता है कई बार, तो यहाँ पर ये तालव्य स, मूर्धन्य ष और दंत्य स और ह, ठीक है। तो श तीनों श और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको टोटल हो जाता है ये 35, ठीक है। कितने हो गए हैं, 35 यहाँ पर ये व्यंजन हो जाते हैं। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, इसमें प्लस इनको भी ऐड करना है। संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्षत्र, ज्ञ और स्र, ये होते हैं टोटल 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखिए ये अलग अलग वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। अक्षर बना है क और श से, ठीक है, क और मूर्धन्य श। त्र बना है त और र। ज्ञ बना है ज, य और स्र बना है तालव्य श और र, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग वर्णों को जोड़ करके ये संयुक्त व्यंजन बने हुए हैं, ठीक है, जिनको कि अक्षत्र, ज्ञ और स्र कहते हैं, ठीक है। ये 4 जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाए जाते हैं। तो फिर इसमें देखिए कि जो 35 जो व्यंजन होते हैं लेखन के आधार पर, ठीक है, लेखन के आधार पर 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें कि आप 35 व्यंजन के साथ में ऐड करेंगे 4 जो संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्षत्र, ज्ञ और स्र, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन होंगे। तो इनको मिलाकर के और 13 स्वर को मिलाकर के टोटल कितना हो जाएगा, 52, 52 वर्ण, ठीक है। तो लेखन के आधार पर 52 और सिर्फ कहने के माध्यम यानी उच्चारण के आधार पर यहाँ पर 45, ठीक है, 45 वर्ण होंगे और लेखन के आधार पर होंगे 52, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि वर्णमाला कितनी होती हैं, लेखन के आधार पर कितनी और उच्चारण के आधार पर कितनी, ठीक है। आगे इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में स्वर और व्यंजन को पूरा डिटेल में जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और व्यंजन कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।